हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब लेक्चर में आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। प्लीज कंफर्म so that we can start the lecture without any issue. Keep on joining. हाय पूजा, रिंकल, कल्पना, अंकिता, विशाल, अमित, राकेश, प्रार्थना, रानी, सिमरन, बीके, दिव्या, पूजा, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है विशाल, आप मेरे साथ सीजी सेट का पेपर प्लीज शेयर करें। मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगी, बट यू नीड टू शेयर द पेपर विद मी। पेपर शेयर कर दीजिए मेरे साथ। ओके ओके। हाय फूड फॉर थॉट, चित्रांश, टीना, पूजा, दिव्या, गुड आफ्टरनून। विशाल, प्राची शर्मा पॉलिटिकल साइंस मेरा टेलीग्राम आईडी है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और भी किसी स्टूडेंट को कोई पर्सनल मेरे साथ इशू डिस्कस करना है तो आप मुझे प्राची शर्मा अंडरस्कोर पॉलिटिकल साइंस टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके तो इसी नोट पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट अफेटेड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दैट इज 60 मिनट्स 60 क्वेश्चन क्लास। ओके आप सभी को ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है और आज हम 2 यूनिट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक है पॉलिटी विच इज़ योर यूनिट 7 एंड दूसरा टॉपिक है गवर्नेंस विच इज़ यूनिट 10। सो वी ऑल नो कि कैंसल्ड पेपर जो है उसमें इन दोनों यूनिट्स में से स्पेशली यूनिट 7 में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो ये यूनिट हमें अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। ओके अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सो आई एम प्राची, योर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। और मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स यहाँ पर मैंने मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को मैं यूट्यूब पर क्लास लेती हूँ एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे को अनअकैडमी ऐप पर। वैसे तो 4 बजे क्लास होती है, बट आज ड्यू टू सम इशूज क्लास 4:30 बजे हो रही है, बट 4 बजे इज द यूनिफॉर्म टाइम, तो इसे प्लीज आप याद रखें। और अगर आपको क्लासेस के लिंक्स नहीं मिलते हैं तो बेस्ट यही होगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको प्राची शर्मा पॉलिटिकल साइंस टाइप करने से बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी चैनल टू। नाउ 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस, तो इसका मतलब साफ है कि हम 1 आवर में 60 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ओके कभी कभार 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट वी विल ट्राई कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही बारी में कर लें। तो मैं आपको इस क्लास के थोड़े रूल्स समझाना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहला रूल स्टूडेंट यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, एक 30 सेकेंड्स का टाइमर स्टार्ट होगा और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा। कोई भी पोल नहीं है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा एंड मेक श्योर कि आप किसी के साथ चीटिंग ना करें, आप अपनी खुद के नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर करें। ठीक है, हमें पता है कि टोटल कितने क्वेश्चंस है, टोटल है 60 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ऑनेस्टली जब भी आप एक करेक्ट आंसर दें तो बताएं कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, उन्हें ऐड करते रहें। और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आउट ऑफ 600 आपको कितने मार्क्स मिले। तो अपने साथ एक पेन एंड पेपर लेकर जरूर बैठें और हर एक जो सही क्वेश्चन होगा उसके लिए अपने आप को +10 मार्क्स देते रहें एंड लास्ट में मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 600 मार्क्स आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है,
इसके अलावा कल की क्लास की इंफॉर्मेशन भी मुझे आप लोगों को देनी थी। तो स्टूडेंट कल 4 बजे हम अनअकैडमी की ऐप पर मिलेंगे, क्योंकि कल है ट्यूसडे। ठीक है, कल हम 4 बजे अनअकैडमी की ऐप पर मिलेंगे और एक जो टॉपिक मैं नहीं करवा पाई थी मैं वो करवाऊंगी, और वो है PYQ डिस्कशन ऑफ यूनिट 8 यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। ये क्लास में नहीं करवा पाई थी, तो अब ये क्लास में कल शेड्यूल करवाऊंगी। सो मेक श्योर आप इसे जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, फ्लैट 50% ऑफ इज अगेन गिवन ऑन अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको मेरा कोड बस प्राची JRF यूज करना होगा चेकआउट पे टू एक्सेस दिस ऑफर। 50% पर फिर से UGC नेट की सब्सक्रिप्शन का ऑफर आया है, इसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इस बार पॉलिटिकल साइंस के सारे यूनिट्स में प्लस सब्सक्रिप्शन में पढ़ाऊंगी। सो आपका ही इसमें फायदा है। ठीक है, अगर ये सारे आपको जो गाइडलाइंस हैं, इंफॉर्मेशन है, वो समझ आ चुकी है तो जल्दी से ओके लिख दे, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आर क्वेश्चन क्लास नाउ। हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सके, जल्दी से ओके लिख दीजिए। प्रियंका एंड दिव्या, जितना आप लोगों को पता नहीं है कि रीनेट एग्जाम होगा क्या नहीं, उतना एज एन एजुकेटर हमें भी नहीं पता है। अगर हम लास्ट NTA के नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें तो 21 अगस्त से रीनेट एग्जाम शेड्यूल्ड है। बाकी आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में तो पता ही है, CBI इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है। तो जस्ट मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, पढ़ाई को छोड़े ना, क्योंकि चाहे अगस्त का एग्जाम हो या दिसंबर का एग्जाम हो, सिलेबस वही है और पढ़ाई भी वही है। तो आप अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई कर लेंगे तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप ऑन लर्निंग। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी ब्रेक की जरूरत है तो 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कीजिए, बट रुकिएगा मत, बिकॉज बाय सरप्राइज अगर आप को नेट के एग्जाम के बारे में पता चलता है तो वो ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करेगा। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ स्टूडेंट। एंड ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NHRC एंड गिव द इनकरेक्ट आंसर। It was organized in 93. Its president and members are appointed by the President of India. President of NHRC must be retired Chief Justice of India. All the above are correct. टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। विशाल, मैंने आपको कहा है कि आप मुझे पर्सनली ID पर भेजें पेपर, प्राची शर्मा _पॉल साइंस मैंने आपको बताया है, ग्रुप पे नहीं बोला आपको भेजने के लिए, पर्सनल ID पर भेजा है। ओके, सो द टाइम इज अप एंड स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है C। इनकरेक्ट आंसर पूछा था, ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहली बात तो इसमें सारे करेक्ट ही नहीं है, तो D इसका आंसर नहीं होगा जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट C होगा। जो NHRC के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे चेयरमैन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दैट हैज टू बी आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ये अभी रिसेंटली 2019 में ही ऐड हुआ है अमेंडमेंट से। पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन पाते थे, पर अब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी बन पाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। न्यायालय के अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान से अपनी अवमानना शक्तियां प्राप्त करते हैं। कार्यपालिका के पास जांच के संबंध में प्रक्रिया बनाने और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज आंसर। यस, रॉन्ग पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। बताएं स्टूडेंट्स, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा।
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है जी। सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट की अगर आप बात ना माने, उनके डायरेक्शन को फॉलो ना या ना करें या उन्हें डिसरिस्पेक्ट करें, तो यस, जो कंटेम्प्ट पार हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन से वो डिराइव करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स डिसाइड करता है, रूल्स बनाता है, नहीं, दैट इज अप टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ए स्टेटमेंट इज राइट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो इसका आंसर होगा ए। The Central Bureau of Investigation was set up on the recommendation of फर्स्ट ARC, गोरवाला कमेटी, कृपलानी कमेटी या फिर सनातनम कमेटी। ओके, विशाल, कैसे पॉसिबल है ये? पर्सनल आईडी पर ऑप्शन होता है, सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका डी है, सनातनम कमेटी रिपोर्ट। 1962 से लेकर 64 के बीच में ये कमेटी बनाई गई थी और उसी ने सीबीआई को सेटअप करने का रिकमेंडेशन दिया। जल्दी से बता दें कि सीबीआई कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी, किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी, जल्दी से बता दें। जल्दी से बता दें, सीबीआई जो है वो किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? ऐसा नहीं है कुणाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ओनली। ओके, यस, करेक्ट आंसर है कि सीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका प्रशासन की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है? प्रशासनिक एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगाना, नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, अल्ट्रा वायर्स घोषित करना प्रशासन के कार्य यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक हैं। आंसर करें। जुडिशरी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है? यस, द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना, ठीक है। सो अगर जुरिस्डिक्शन एक्सीड करेगा तो अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की आर्बिट्रेरीनेस को कर्ब करने के लिए और सिटीजन्स के राइट्स एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। Which article of the Indian Constitution empower the Parliament to make provision for contingency when the offices of both President and VP fall vacant by reasons of death, resignation, removal or otherwise? देख लीजिए। टेन seconds left. यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट है इसका सी, आर्टिकल 70। इसका आंसर अगर आपको आता भी नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस आंसर को ढूंढ सकते हो। 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है, क्षमादान शक्ति से, और जो आर्टिकल 58 है वो योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। सो एक ही बचता है आर्टिकल 70, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके,
ओके, अब मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ कमिटीज के नाम लिखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पर बनाई गई थी, और दूसरी तरफ उनके चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वर्किंग कमेटी। वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, अंबेडकर, के एम मुंशी। 5 seconds। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी वी ऑल नो अंबेडकर, कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू, एंड वर्किंग कमेटी के एम मुंशी। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। भारत में सहभागी विकास प्रतिमान के मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं? खराब विकास शासन, विकास प्रक्रिया में नागरिक समाज संगठनों की खराब भागीदारी, प्रभावी लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट पैराडाइम के इंडिया में? ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, फिर ही आंसर करें। यस लिखा है, नो लिखा है, क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आंसर करें। यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है। ओके, इफेक्टिव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन चैलेंज कैसे हो सकता है? इट्स नॉट ए चैलेंज, ये तो एक बेनिफिट है, एक पॉजिटिव चीज है ना? तो इसीलिए ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा, पुअर डेवलपमेंट एंड पुअर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा, ए एंड बी। Who made the following statement in the Constitution Assembly in connection with the amendment procedure of the Indian Constitution? While we want this Constitution to be solid and as permanent a structure, we can make it nevertheless. There is no permanence in Constitution. आंसर करें, अंबेडकर, नेहरू, पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो द टाइम इज अप। इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि इवन दो हम कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, कितना भी परमानेंट बना लें, कॉन्स्टिट्यूशन को कभी परमानेंट नहीं रखा जाता, बिकॉज वो डायनामिक है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं शगुफ्ता, दे आर नॉट PYQs। हाँ, मैंने एक दो क्वेश्चन PYQs रखे हैं, बट सारे क्वेश्चन PYQs नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण है या है? बजटीय प्रणाली, कार्यकारी नियंत्रण, कार्मिक प्रबंधन, विधायी नियंत्रण। Which of the following is or are internal control of administration? Five seconds. इस क्वेश्चन में लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स को आंसर नहीं आता है, बिकॉज काफी कम आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। वेल, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ए है। एक मिनट स्टूडेंट्स। Give me 1 second.
ओके, सो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ए है, एज आई वाज टेलिंग यू ऑल, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल पूछा है। इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेशन किसका पार्ट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो मतलब एग्जीक्यूटिव किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करके रखा हुआ है वो मार आपसे पूछा गया है। तो बजटरी सिस्टम क्या है कि देखिए, जो मेन बजट है वो तो पार्लियामेंट पास करती है, बट आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन को उन पर्टिकुलर पैसों में से बजट देना गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसीलिए बजटरी सिस्टम करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों को बजट एलोकेट करती है। ओके, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी ठीक है और पर्सनल मैनेजमेंट भी ठीक है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चित्रांश एग्जीक्यूटिव इसलिए होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के अंडर ही आता है, इसीलिए। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। Efficiency is of critical importance in evaluating public policies. The term effectiveness is used to denote the input-output ratio of public administration system. देखिए, 9 seconds left. ओके, सो द टाइम इज अप एंड अनफॉर्चुनेटली इसका किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट सी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ए स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता, कितना इम्पैक्टफुल रहा है, और इनपुट आउटपुट जो है वो एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है। एफिशिएंसी का मतलब है कि जितना आपने खर्चा किया, जितना इनपुट किया, जितने रिसोर्सेज लगाए, क्या उसका आउटपुट आपको मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए रीजन स्टेटमेंट गलत है। इफेक्टिवनेस नहीं होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता, कितना इम्पैक्टफुल रहा। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशो। ओके, दक्षता। और आप देखेंगे असर्शन स्टेटमेंट में भी एफिशिएंसी के बारे में पूछा है, इफेक्टिवनेस के बारे में नहीं पूछा। तो इसीलिए रीजन स्टेटमेंट गलत है, असर्शन सही है। ओके, the chief election commissioner can be removed from his office in the same manner and on same grounds as speaker, president, VP या judge of supreme court. Please answer. ओके, सो यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है डी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दैट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? निवारण प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। बताएं। कौन सा अधिकार नहीं दिया है? आई गिव यू सम मोर टाइम, ध्यान से देखें।
ओके, सो यस, बिल्कुल करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है सी, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइट टू बी हर्ड बताए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अपने आप को हाइड कर रही हूँ बिकॉज यू द क्वेश्चन शुड बी विजिबल टू यू ऑल। सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये एक पीवाईक्यू है, ये एक पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चन नहीं है, मैंने कुछ पीवाईक्यूज भी ऐड करे हैं। दिस इज पीवाईक्यू। देखिए और बताएं क्या आंसर होगा। ओके, सो द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो एब्सोल्यूट वीटो का जो आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू कि पार्ट टू से नो टू अ बिल, मतलब रिजेक्ट कर देना। क्वालिफाइड वीटो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट के पास होता है, जहां पर अगर प्रेसिडेंट ने कोई बिल वापस भेजा है और वो बिल हाउस ने पास कर दिया है तो ही कैन नॉट विद होल्ड एसेंट, मतलब अब उन्हें पास करना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। सस्पेंसिव वीटो है रिकंसिडरेशन, और पॉकेट वीटो है विदाउट एनी टाइम लिमिट, डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, कैन सब्सटीट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर, कैन नॉट रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस, कैन पुट स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। आपको बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन, एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी, दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन का आंसर 1 और 3 होना चाहिए। यहाँ पर 1 और 3 कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आई एम सॉरी वॉज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे 1 और 3 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 1 और 3 होता तो इसका आंसर ए होता। ठीक है, कैनॉट रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, दिस इज रॉन्ग। पार्डन जो करने को बोला जाता है उसमें सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों खत्म हो जाता है। सेंटेंस का मतलब होता है द ईयर ऑफ, कितने साल के लिए पनिशमेंट मिली जाएगी, द टेन्योर, एंड कन्विक्शन का मतलब होगा द नेचर ऑफ पनिशमेंट। सो दिस इज रॉन्ग। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग कि कैन नॉट रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस, रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे लिखा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, नीचे लिखा था चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अगर 1 और 3 होता तो करेक्ट होता, तो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन गलत दिए हुए थे। ओके, आप सब अपने आप को +10 मार्क्स दे सकते हो। 15th क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। If a no confidence motion against a single minister is voted for, then the minister has to resign, but the council of minister will stay. The resignation of prime minister automatically brings down the council of minister. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जी कल्पना।
यस, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी के भी अगेंस्ट हो, पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अलोंग विद पीएम सबको रिजाइन करना पड़ता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड सही है कि अगर पीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना होता है, मतलब दे आर ब्रॉट डाउन, ओके, डिसॉल्व हो जाती है एक तरह से। ये स्टेटमेंट किसने दी है कि सुशासन शायद गरीब उन्मूलन और विकास को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कोफी अनान, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुतरेस या फिर बराक ओबामा? किसने बोला है ये बात? कीप ऑन आंसरिंग। मैं आप सभी के आंसर्स को बहुत डिटेल में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, ये मत सोचे कि मैं नहीं पढ़ रही। 3 seconds लेफ्ट। यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है, कोफी अनान। कोफी अनान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बात कोफी अनान ने बोली है, ना कि एंटोनियो गुतरेस। कोफी अनान भी यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ओके, असर्शन रीजन। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा असर्शन रीजन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन तो इजी है। 5 seconds। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा रीजन गलत है। आर्टिकल 123 होता है ऑर्डिनेंस के लिए, ना कि 126। What do you mean by civil society? It is referred as the third sector of society, represents the will and interest of the society, common people, family, and the private sphere. It is part of government and ensures proper link between citizen and government. It includes commercial for-profit actors as well. Answer दें। ओके, टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका बी है। सिविल सोसाइटी एक समाज का तीसरा क्षेत्र, थर्ड सेक्टर बताया जाता है, जो बेसिकली सोसाइटी, कॉमन लोग, फैमिली, जो भी मतलब बेसिकली सोसाइटी का पार्ट है, उनके विल और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, ना वो कमर्शियल सेक्टर्स यानी कि प्रॉफिट एक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए 1 और 2 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ कमीशंस के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके करेक्ट ऑप्शन, सॉरी उसके चेयरमैन के बारे में आपसे पूछा है। फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। नाइनटीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है। फर्स्ट एआरसी वी ऑल नो इट इज के हनुमंतैया, या मोरारजी देसाई दिया होता तो वो होता। देन सेकेंड एआरसी वीरप्पा मोइले। कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है सनातनम, अभी हमने पढ़ा कि सीबीआई उसी के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन सरकारिया कमीशन। ओके, आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एम्बिट ऑफ आरटीआई नीड्स टू बी वाइडेंड. At present, there is trend towards privatization and outsourcing of many erstwhile government activities. Assertion reason है।
ओके, सो द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है। असर्शन रीजन में हमेशा ये जानने के लिए कि क्या करेक्ट आंसर होगा, दो स्टेप आपने करने हैं। पहले देखना है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं या नहीं। जब आपको ये पता चल जाए तो देन आस्क द क्वेश्चन व्हाई, क्यों का क्वेश्चन पूछे असर्शन पढ़ने के बाद कि क्यों आरटीआई के एम्बिट को बढ़ाने की बात की जा रही है। बिकॉज आज बहुत सारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज प्राइवेटाइज्ड हो गई हैं, आउटसोर्स हो गई हैं। तो अभी तक प्राइवेट सेक्टर आरटीआई का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए उसके होराइजन को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ए फिर इसका आंसर हो जाता है। ओके, ई गवर्नमेंट का उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच कैसे संपर्क बनाने का है? अधिक अनुकूल, सुविधाजनक, पारदर्शी या सस्ती? हाय, गुड इवनिंग गगन। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका डी है। सारे जो फैक्टर्स हैं वो करेक्ट हैं जहां तक ई गवर्नेंस की बात की जाए। टू बिकम मेक इट मोर फ्रेंडली, कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव, कि सभी को एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने बेहतर अंतर सरकारी समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला? राधा कृष्ण समिति, वाईके अलग, सरकार या कोठारी? टेन सेकेंड्स लेफ्ट। यस, करेक्ट आंसर इसका है सरकारिया कमीशन। उन्होंने कहा था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए और इसीलिए 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया। ओके, आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष इज अ स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू डू व्हाट? ए, it is a mission to that aims for full immunization coverage. B, insurance of cattle for attaining qualitative improvement in livestock. C, ensures midday meal to children in government school. And D, ensuring health facilities to women in rural areas. इंद्रधनुष क्या है आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है। इट इज अ मिशन दैट एम्स फॉर फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। मिशन इंद्रधनुष 2014 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, 90% एंड अबव कवरेज के बारे में बात करता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाबदेही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ये व्यक्ति परक है और भीतर से काम करता है। भी, ये आवश्यक रूप से औपचारिक स्थिति या शक्ति से संबंधित नहीं है। सी, ये लोक सेवक की सार्वजनिक इच्छा के प्रति जवाबदेही को संदर्भित करता है। या फिर डी, प्रशासनिक जवाबदेही में प्रशासन को कड़ी निगरानी में रखने के लिए नियंत्रण तंत्र तैयार करना शामिल है। तो ये हो गया ए, बी, सी एंड डी। अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या बेस्ट डेफिनेशन है इन चारों में से आपको बतानी है। करेक्ट आंसर इसका डी है, दैट इट इन्वॉल्व्स डिवाइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म टू कीप एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अ क्लोज वॉच। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जब हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें। ओके, सो सी नहीं होगा, डी इसका आंसर होगा।
जो आप कह रहे हो सी कि ये रेफर करता है पब्लिक सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक विल, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया हुआ ना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चेक पे रखना कि वो कोई भी करप्ट एक्टिविटी को प्रमोट ना करे। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है अबाउट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसीज आर गोल ओरिएंटेड एक्शन और बिहेवियर, आर बाउंड बाय लॉ, आर whatever government chooses to do or not to do, are action not meant for private need or serve public interest, or to serve private interest, I'm sorry. यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका बी है। सारी की सारी स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक पॉलिसी सही है। ये गोल ओरिएंटेड भी है, लॉ बाउंड भी है, वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू भी है, और यस प्राइवेट नीड से फोकस नहीं करता है। तो सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, बी इसका आंसर होगा। जग स्टेटमेंट, जग आंसर आया है इसका, कॉमन आंसर। ओके, स्टेटमेंट 1, judicial review is the power of court to review legislative and executive action. Judicial review is also used to investigate judicial actions. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इसका डी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, सो द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित पहली संसदीय समिति थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी? ये मत करना अगली बार से जोगेश्वरी, ठीक है। थ्री सेकेंड्स। ओके, तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट है इसका बी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। 1919 में एक आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उससे 1921 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक PYQ है। Which of the following statement is false about Indian federalism? It is a good example of holding together, tendency of strong central government, spirit of coming together federation has been referred as quasi-federal system. Fourteen seconds. Very good. Yes, correct answer स्टूडेंट इसका सी है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज रिलेटेड टू USA, इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। गुड। 30th क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन किसने दिया? कृष्ण मेनन, रूल्स कमेटी, जॉन मिठाई, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919?
डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को बनाने का रिकमेंडेशन किसने दिया? गीता फॉल्स पूछा था। एंड इंडियन फेडरलिज्म तो है क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय। ओके, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन किसने दिया? काफी सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर ए दे रहे हैं। क्या इसका आंसर ए ठीक है? 1993 में ये बॉडी बनी थी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। बताइए। गिव मी 1 सेकेंड। यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है बी, रूल्स कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी ने एस्टिमेट्स कमेटी जो आप सॉरी कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग जो आप बात करते हो, वो कृष्णा मेनन कमेटी ने रेकमेंड किया था, नॉट दिस कमेटी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 30 और बाकी हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे। जल्दी से बता दीजिए पहले कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बोरिंग तो नहीं लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है सभी को क्लास? तो अगर आधे घंटे से ज्यादा बढ़ जाए बात तो चलेगा? आर यू ऑल लाइकिंग द क्लास? आई नो 60 मिनट्स बोला था, 60 मिनट्स तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर आगे चली जाएगी क्लास तो कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर ठीक है, छोड़ के कोई मत जाइएगा। हालांकि जैसे ही मैंने बोला 3-4 बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं, बट अगर आप सीरियस हैं अपने प्रेपरेशन के लिए तो क्लास बिल्कुल एग्जिट करके मत जाना। हाँ हाँ, स्पीड यही है, टेंशन मत लो। चलिए, हाँ यूरानी पक्का। चलिए सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the amount authorized in the original budget for a particular service for a current financial year is found to be insufficient, which of the following grant may be issued by the parliament? Additional, token, supplementary या फिर excess? Wow, so much, so sweet of you, Amisha. अच्छा ठीक है जोगेश्वरी, इस क्वेश्चन का आंसर दें। यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर बजट पास करने के बाद भी रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि जो फाइनेंसेस हैं वो कम पड़ गए हैं, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट गवर्नमेंट इशू करती है। गुड। असर्शन, 73rd संशोधन अधिनियम देश में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संविधान के न्याय संगत हिस्से के दायरे में लाया। बताइए कि क्या असर्शन रीजन होगा इसका? यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है। ठीक है, यस इट्स अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क। एंड व्हाई? बिकॉज पीआरआई जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जस्टिसबल पार्ट का भाग बन चुके हैं। गुड। भारतीय लोकपाल में कितने सदस्य हैं? 9, 8, 11 या फिर 15? 12 सेकेंड।
यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है 9। ठीक है, 8 मेंबर्स होंगे और एक चेयरमैन होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा था इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, सो 9 इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस संकेतक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लिए शासन संकेतक के रूप में पहचाना जाता है? पीने का पानी, भ्रष्टाचार, साक्षरता या फिर मृत्यु दर। ड्रिंकिंग वाटर, करप्शन, लिटरेसी या मोर्टालिटी किसे यूएन गवर्नेंस इंडिकेटर मानता है? ओके, सो टाइम इज अप। बी इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, गवर्नेंस, सॉरी करप्शन। बी इसका करेक्ट आंसर है। गवर्नेंस इंडिकेटर की बात की गई है, शासन की, डेवलपमेंट की नहीं। ओके, तो गवर्नेंस के अंडर करप्शन ही तो होगा। और ड्रिंकिंग वाटर, लिटरेसी या मोर्टालिटी तो डेवलपमेंट या ग्रोथ के बारे में बात करती है एक तरह से, कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री में देखा गया। पर गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट क्या पता चलेगा, अच्छी है या बुरी, करप्शन की डिग्री से। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। India has elected legislature that have oversight functions over the executive and independent judiciary that can hold both legislative and executive arms of the state accountable. The electoral process is the ultimate accountability mechanism in a democratic country such as India. Assertion reason. Okay, so the time is up and correct answer student इसका B है। ए नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, बी होगा। ठीक है, वो दो बातों के बारे में बात करें कि कैसे जो लेजिस्लेचर है उस पर एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी, जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती है। और फिर उन्होंने रीजन स्टेटमेंट में एक और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर रखने का फैक्टर बताया, जो है हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस यानी कि चुनाव। तो दो अलग अलग बातें बोली जा रही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ए। ठीक है, दे आर नॉट लिंक्ड। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया था? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष। डोंट डिस्ट्रैक्ट द कंटेंट, मैंने यही बात बोली कि इलेक्टोरल प्रोसेस बोला है, कमीशन के बारे में बात नहीं हो रही है। दो अलग अलग अकाउंटेबल फैक्टर्स के बारे में बात की जा रही है कि कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है, कि जो इलेक्शंस होते हैं वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें अच्छा काम करना होगा, वरना वापस वो वोटेड नहीं होंगे। और जो पहला है वो जुडिशरी कैसे अकाउंटेबल रखती है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 2018 में आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये एक पीवाईक्यू है आप सभी के सामने। Which of the following have caused the growth of cooperative federalism in India? Union state collaboration in economic matters, union state legislative relations, compulsion of development finance, dynamics of electoral politics. क्या चीज ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंश्योर किया है?
इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो ए और बी दोनों ही होने चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, पर मुझे ए इसका आंसर ज़्यादा लग रहा है। अगर हम जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इकोनॉमिक मैटर्स में भी कोलैबोरेट करने की बात की गई है, मेरे हिसाब से इसका ए और बी दोनों आंसर होना चाहिए। बी भी इसका करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। एक बार मैं इस क्वेश्चन का आंसर पीवाईक्यू में क्या दिया वो देखूंगी एंड आई विल बी गेटिंग बैक टू यू ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ वो ही गीता, एक बार चेक कर लूंगी मैं क्लास के बाद। Social audit measure and report on social performance and impact of government policy, social audit measures and report on social performances and impact of government policies in their movement. The social audit check equality, public awareness, knowledge and community participation in social schemes. Assertion reason question. ओके, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए होगा। ठीक है, social audit yes measures and the impact of government policies on the public and how it checks equality, public awareness, community participation in social schemes etc. So A इसका आंसर होगा। Assertion reason, Bhagidari approach to development was an initiative of Delhi government launched in 2000 for addressing issues affecting citizens' life. It is different from traditional model of local self-governance where the emphasis is on sharing the role of governance between citizens and government. इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट बी होगा। भागीदारी अप्रोच 2000 में दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था जिससे सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए इन गवर्नेंस। एंड यस, ये ट्रेडिशनल मॉडल से अलग है, बट दोनों का लिंक कोई नहीं है कि वाई इट वॉज डेवलप्ड, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, रीजन दिया जा रहा है कि हाउ इज इट डिफरेंट, आप ये कह सकते हो। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या कर्नाटका? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है, महाराष्ट्र। ठीक है, उड़ीसा ने पहले इनिशिएट किया था, बट जो बिल है वो पास महाराष्ट्र में पहले हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निकट से जुड़ा हुआ है? मेनका गांधी, एसआर बोमाई, गोलकनाथ या जेम्स मार्टिन? ये भी मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की क्लास ली थी, वहां पे ये पढ़ाया था। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात मैंने बताई थी कि आर्टिकल 21 का जो होराइजन है वो वाइडन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से हुआ। मैच द फॉलोइंग करना है, राइट टू वर्क, विलेज पंचायत, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। देख लीजिए।
ओके, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका ए है, सॉरी सी है। राइट टू वर्क आर्टिकल 42, सॉरी राइट टू वर्क आर्टिकल 41, विलेज पंचायत 40, फिर उसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 एंड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस 42। ओके, एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन वापस देख लेती हूँ। सी, इनके दोनों के बीच में लिंक इसलिए नहीं है, डोंट डिस्ट्रैक्ट द कंटेंट, बिकॉज जो असर्शन स्टेटमेंट है वो भागीदारी अप्रोच किस एजेंडा से बनाया गया था उसके बारे में बात करता है, और रीजन स्टेटमेंट बताता है एक और पर्सपेक्टिव के बारे में कि भागीदारी अप्रोच कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल आइडिया से। ओके, इसलिए इनके बीच में कोई लिंक पर से नहीं है, हालांकि लग रहा है कि लिंक है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आप कभी भी जब भागीदारी अप्रोच फॉर एग्जाम्पल समझाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे एज अ रीजन कि क्यों बनाया गया, क्यों लॉन्च किया गया। ओके, दैट इज द रीजन। लिंक लग रहा है पर लिंक है नहीं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया कब जा सकता है? संविधान का उल्लंघन, संसद की अवहेलना, पीएम की सलाह ना लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 43rd क्वेश्चन, यस, इसका करेक्ट आंसर है ए, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। ओके, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नेवर प्रिसाइड ओवर जॉइंट सेशन, द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड इफ देर इज अ डेडलॉक ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ओवर 6 months। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फोर्टी फोर्थ का करेक्ट आंसर स्टूडेंट बी है, 1 and 3। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली करेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा था। सो जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट कॉल अपॉन करते हैं, समन करते हैं, प्रिसाइड स्पीकर करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बिठाई जा सकती, तो बी आंसर होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित की सूची शामिल है: आधिकारिक धर्म, जाति, जातीय, आधिकारिक भाषाएं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोई नहीं दीपशिका, we are all here to learn from our mistakes, so that's fine. करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका डी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, ऑफिशियल रिलीजन के बारे में बात नहीं होती है, लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज इजी टू अमेंड, no amendments are done in the constitution, the provision of the constitution are amended in the same manner as that of ordinary laws, it requires special procedure to bring amendments in the constitution. करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इजी नहीं होता है कि अमेंड करना, उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो उसी तरह अमेंड होगी जिस तरह ऑर्डिनरी लॉज अमेंड होते हैं, तो सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, enshrined in part 4 of the constitution, are permanent, they cannot be amended, are not absolute but qualified. आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
करेक्ट पूछा है इल्मा। करेक्ट आंसर इसका डी है। ठीक है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में बताया गया है। ओके, एंड परमानेंट नहीं है। ठीक है, अमेंड किए जा सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। सिर्फ ये सही है कि एब्सोल्यूट है, नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब उन पे रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए जा सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देश तत्व को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में माना? BN राव, ऑस्टिन, वियरे या फिर रजनी कोठारी? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ना कि 4 में। 4 में DPSP है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। बी इसका करेक्ट आंसर है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restrictions imposed by the state. These restrictions may relate to which of the following? Defamation, decency or morality, incitement to an offense? 15 seconds left. ओके, सो द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका डी है। डेफेमेशन, डिसेंसी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, सब में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सी इसका आंसर नहीं है, डी है। ओके, डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब अगर आप डिसेंसी और मोरालिटी को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आपके रिस्ट्रिक्शन को सॉरी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इफ यू आर इनडिसेंट, अगर आप ऐसा कुछ भी कह रहे हैं जो नैतिक नहीं है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया। ओके, आई होप दीपशिका क्लियर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में क्या क्या आता है? रेफर्स ओनली टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, Government of India, Parliament, Government and Legislature of each state, the Government of India, Parliament, Government and Legislature of each state, and all local or other authorities within territory of India. ओके, सो द टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द लोकल लेवल आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये 14th क्वेश्चन नहीं है, 50th क्वेश्चन है, गलत है यहाँ पे, 50th। 10 questions more. 51st. Which one among the following is the largest state in terms of seats in the Rajya Sabha? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर कर्नाटका? ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका बी है। आंध्र प्रदेश के पास 11 है, बिहार के पास 16 है, ठीक है। फिर आता है कर्नाटका, कर्नाटका के पास है 12 और राजस्थान के पास आई थिंक 10 है। हाँ, राजस्थान के पास 10 है, तो आंसर होगा बी, बिहार, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है? निषेध, निषेधा, इंजंक्शन, प्रोहिबिशन, मैंडामस, क्वो वारंटो। ओके, टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है ए, इंजंक्शन। इंजंक्शन कोई रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग और नीति आयोग, भारत के महान्यायवादी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है आपको बताना है। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नीति आयोग। ये दोनों एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है और नीति आयोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सॉरी, गैर संवैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा के महासचिव या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष। यस, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली सिलेक्ट करते हैं, फिक्स करते हैं व्हाट वुड बी द डेट ऑफ द इलेक्शन फॉर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। By which amendment the voting age was reduced from 21 years to 18 years? 61st 88, 61st 89, 61st 90 या 61st 1987? Ten seconds left. ओके, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका है ए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 88। 89 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था, 88 में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पास हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू कैबिनेट कमिटी फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Cabinet Committee on Economic Affairs take decisions regarding appointment to all higher position in Central Secretariat, Public Enterprise, Banks and Financial Institution. Committee on Parliamentary Affairs look into the role and functions of government in Parliament. करेक्ट आंसर स्टूडेंट है इसका बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। ए स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग है। नहीं, नो, डोंट डिस्ट्रैक्ट द कंटेंट, ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिस ईयर पास होता है वो माना जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने वो लॉ कब पास किया, वो माना जाता है, ना कि इम्प्लीमेंटेड ईयर। तो जो भी आप एक्ट के ईयर्स देखते हैं वो होता है कि पार्लियामेंट ने उसे कब पास किया, गवर्नमेंट कब इंप्लीमेंट करेगी वो अलग होता है। ठीक है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 लिखा होता है उसमें। क्यों? क्योंकि 2019 में पार्लियामेंट ने पास किया, इम्प्लीमेंट तो वो 2020 से हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कोई गलती और मत करना।
ओके, इसका करेक्ट आंसर बी क्यों है? क्योंकि कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, पॉलिसीज बनाने का। अपॉइंटमेंट्स कमिटी है जो ये काम करती है। ओके, चलिए 57th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य के लिए एकल संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ओके, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। ये एक यूनिटरी सिस्टम का फीचर है। ओके, यूनिटरी सिस्टम का फीचर है, ये फीचर फेडरल सिस्टम का नहीं है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ये यूनिटरी सिस्टम का है। फेडरल सिस्टम में तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जैसे यूएसए में है। ओके, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर गवर्नर इज appointed for fixed 5 years, appointed for 6 years, hold office during pleasure of president, none of the above. Five seconds. ओके, टाइम इज अप। इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट सी है। ठीक है, ए नहीं होगा। ये जरूर बताया कि 5 years का टेन्योर होगा, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाली बात ज्यादा प्रायर रखती है, तो सी इसका आंसर होगा, ना कि ए। ओके, 59th क्वेश्चन, मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 109, 110, 111, 112। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, सो टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इसका बी है, आर्टिकल 110। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हेन कैन गवर्नर ऑफ स्टेट इशू एन ऑर्डिनेंस? व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट आस्क हिम टू डू, when there is a law and order problem in the state, whenever the state legislature is not in session and the governor is satisfied that immediate action is needed, whenever the judiciary advises him to do so। कब ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है? ओके, टाइम इज अप। करेक्ट आंसर स्टूडेंट इसका सी है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो और बहुत इमीडिएट नीड हो। इसी के साथ 60 मिनट 60 क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आउट ऑफ 600 या आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए। एंड याद रखिए, कल हम अनअकैडमी की ऐप पर मिलने वाले हैं 4 बजे। इट्स अ फ्री सेशन, सो एवरीबडी कैन ज्वाइन। बस आपको ऐप डाउनलोड करना होगा या आप वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। और कल मैं PYQ करवाऊंगी पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया यूनिट के, तो प्लीज कल की क्लास में बिल्कुल मत करिएगा। 4 बजे क्लास होगी अनअकैडमी के ऐप पर। बहुत जल्दी हो गया, चलो अच्छी बात है फिर तो, या सरकास्टिकली बोल रहे थे तो अलग बात है। अच्छा, काउंट नहीं किया है। गीता ने किया था 470, नीतू ने 47। गुड, मोस्ट वेलकम एवरीवन। युरानी 450, वेरी नाइस। सैमी थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। 47 जस्सी, ओके गुड, वेरी नाइस। अच्छा, जाने से पहले मेक श्योर कि आप अनअकैडमी के इस 50% ऑफ के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसको ज़रूर एक्सेस करें, बिकॉज प्लस सब्सक्रिप्शन इतने कम प्राइजेस पे कभी कभार ही आती है।
आपको इस ऑफर को एक्सेस करने के लिए मेरा कोड प्राची JRF यूज करना होगा, सो मेक श्योर टू नॉट मिस दिस ऑफर। इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ एंड करती हूँ। कल मिलेंगे आप शार्प 4 बजे अनअकैडमी की ऐप पर फ्री लाइव सेशन के लिए। एंड इसके अलावा प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बाय एवरीवन, सी यू टुमारो एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।